Assalamu alaikum students, I hope you all will be fine. In today's lecture, we will study about ordinal approach to consumer equilibrium. Last time we studied in cardinal utility approach to consumer equilibrium in last lecture, जिसमें basically ये कहा गया था utility and satisfaction can be measured into numbers and utility depends upon the unit of one good. Then we studied law of diminishing marginal utility, law of equimarginal utility, and finally we had consumers equilibrium with the help of multi-good model. So I hope you remembered all the things. This theory of consumer behavior is known by a variety of names, like we say and we call it like neoclassical theory of consumers equilibrium, Higgsian theory of consumer behavior, optimal choice theory, and indifference curve theory, axiomatic approach to consumers equilibrium. Actually, the evolution of this approach goes back to 1881, जब एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट फ्रांसिस एडवर्ड ने इंट्रोड्यूस किया था कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिफरेंस कर्व फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम. और डिफरेंट स्टेजेस में इस थ्योरी का एवोल्यूशन हुआ. इन फर्स्ट जो स्टेज थी दैट वाज प्रेजेंटेड बाय, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, कि फ्रांसिस एडवर्ड ने इसका कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था 1881 में, एंड विद द हेल्प ऑफ इंडिफरेंस कर्व. आफ्टर दैट इटालियन इकोनॉमिस्ट थे पैरेटो, दे प्रेजेंटेड विद दिस थ्योरी विद सम मॉडिफिकेशंस, एंड फाइनली द फाइनल वर्जन जो अभी हम पढ़ रहे हैं, दिस वाज प्रेजेंटेड बाय सर J.R. Hicks और R.G.D. Allen in 1930. और now we have the final version of ordinal approach. This approach is different from classical theory, means cardinal approach. क्यों? They said that utility जो है वो उसको हम measure कर सकते हैं into numbers. ठीक है, वो ऐड भी हो सकती है, ऐड भी कर सकते हैं, हम उसको सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नंबर्स, ठीक, एज वी डू इन मैथमेटिक्स. लेकिन जो ऑर्डिनल अप्रोच वाली हैं वो कहती हैं कि वी कांट डू दिस. यूटिलिटी को कभी भी नंबर्स में मेजर नहीं किया जा सकता, ना ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बिकॉज ये मेंटल फिनोमेना है. ये आप एक बंदे का मेंटल फिनोमेना है, और कोई भी कंज्यूमर जो है उसके पास यूटिलोमीटर बाय द वे एक इंस्ट्रूमेंट था जो उन्होंने कार्डिनल अप्रोच यानी क्लासिस्ट इकोनॉमिस्ट ने प्रेजेंट किया था कॉन्सेप्ट का, कि यूटिलिटी कैन बी मेजर विद द हेल्प ऑफ यूटिलोमीटर्स. यूटिल्स में हम इसको मेजर कर सकते हैं. लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, इट्स अ टोटली अ मेंटल फिनोमेना एंड नो कंज्यूमर कैन पोजेस यूटिलोमीटर. और यही बेसिक रीज़न था जो इंडिफरेंस कर्व थ्योरी प्रेजेंट की. ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट ने विद द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिफरेंस कर्व. ठीक है, अब इंडिफरेंस कर्व क्या कहते हैं? उस इंडिफरेंस कर्व के जो बेसिक आइडिया है बिहाइंड द इंडिफरेंस कर्व थ्योरी वो ये है कि कंज्यूमर keeps a number of pair of two commodities in his mind in such a way that give him equal, more, less satisfaction. कि एक बंदे के माइंड में टू कमोडिटीज़ का एक बंडल होता है और वो उसको इक्वल या तो बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देते हैं या फिर बस नॉर्मल एवरेज या फिर बिलो देन एवरेज. इनको ईजी टर्म में मैं आपको बता रही हूँ. लेट्स सपोज कि कभी आपके पास आप शॉपिंग करने के लिए जाते हो, आपके पास रिसोर्स भी होते हैं, आपके पास अच्छी मनी इनकम भी होती है, लेकिन आपको आपकी सेटिस्फेक्शन के अकॉर्डिंगली या जैसे आपने सोचा होता है वैसे आपको नहीं मिलती. ठीक है, तो क्या होती जब चीज़ नहीं मिलती, या तो आप कोई चीज़ ले लेते हो, आप ले भी लेते हो, लेकिन वो आपकी जो आपने सोचा होता है वैसे नहीं होती, तो वो क्या होता है, आपकी सेटिस्फेक्शन लेवल बस वो एवरेज में होती है. समटाइम्स आप जाते हो और आपको कोई एकदम से बहुत अच्छी चीज़ मिल जाती है जो आपने सोचा होता है, तो क्या हुआ, वो आपका सेटिस्फेक्शन ज़्यादा लेवल इंक्रीज़ हो गया. आपने जो जैसे सोचा था आपको उससे भी ज़्यादा अच्छी चीज़ मिल गई, मीन्स कि आपका सेटिस्फेक्शन लेवल इंक्रीज़ हुआ. तो उसने ये बात की है कि कंज्यूमर के माइंड में टू पेयर होते हैं टू कमोडिटीज़ का, इस तरह से कि जो उसे इक्वल, मोर या लेस सेटिस्फेक्शन देते हैं. इसका मतलब है कि अकॉर्डिंग टू न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट यूटिलिटी कैन बी रैंक क्वालिटेटिवली, यानी हम इसको क्वालिटेटिवली रैंक कर सकते हैं, लेकिन क्वांटिटेटिवली हम इसको नहीं कर सकते. क्वांटिटेटिवली मींस इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स 1 2 3 4, एंड क्वालिटेटिवली मींस अगर आपने शायद सर्विस देखे हो तो आपको पता हो कि लेट्स सपोज कि अगर हम बात करें आजकल जैसे कि आपको
डू यू लाइक मैंगोज़ और नॉट, तो येस और नो की ऑप्शन होती है। तो आप अगर येस या नो को हम लोग क्या करते हैं कि हम रैंक कर देते हैं कि 1 फॉर येस एंड 0 फॉर नो। तो वो क्या होता है जब हम उसको सॉल्व करने के लिए करते हैं तो हम उसको नंबर्स असाइन कर देते हैं। हम इसको कहते हैं क्वालिटेटिवली मेजर करना। तो ये रीज़न थी कि जिसकी वजह से अप्रोच को ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी भी कहते हैं, ठीक है। और ये बेसिक जो बेस करती है ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्डिनल नंबर्स लाइक 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू 10 एंड 20। अच्छा, अब इसकी assumptions पे हम बात करते हैं। जैसे हमने कार्डिनल की assumptions पढ़ी, वही हैव से ये इसका इंट्रोडक्शन है। वही बात की हुई है कि थ्योरी डिफरेंट फ्रॉम क्लासिकल अप्रोच और utility cannot be measured into numbers and no consumer possesses utilimeter, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू दिस theory utility is a mental phenomenon। ये मेन पॉइंट्स थे और ये मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। अब हम इसके assumptions की तरफ आते हैं। बेसिक आइडिया ऑफ थ्योरी इंडिफरेंस कर्व का, जिसमें आपको बता चुकी हूँ कि इंडिफरेंस कर्व पे बेस करती है ये थ्योरी। और उसमें कहते हैं कंज्यूमर के माइंड में पेयर होते हैं अप टू कमोडिटी इन सच वे जो कि से इक्वल मोर या लेस सेटिस्फेक्शन देते हैं। और उन्होंने ये जो मैंने अभी आपको क्वालिटेटिवली का आइडिया बताया, उन्होंने कहा कि यूटिलिटी को हम क्वांटिटेटिवली, जैसे कार्डिनल अप्रोच में कहा गया था क्लासिकल इकोनॉमिक्स की तरफ से कि इसको हम क्वांटिटेटिवली मेजर कर सकते हैं। इन्होंने कहा कि नहीं, हम उसको क्वांटिटेटिवली नहीं कर सकते, यूटिलिटी कैन बी रैंक क्वालिटेटिवली, ठीक है। और इसी वजह यही रीज़न है कि ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी को हम लोग कहते हैं कि इसको क्यों ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी कहते हैं, क्योंकि बेस करती है ऑर्डिनल नंबर्स के आइडियाज़ पे। इसके assumptions पे बात कर लेते हैं। वही बात सबसे पहले जो है कि कंज्यूमर बहुत रेशनल है, कंज्यूमर इज़ रेशनल एंड ही इज़ वेल अवेयर ऑफ विद द मार्केट प्राइसेस हिज इनकम एंड हिज प्रेफरेंसेस। एक कंज्यूमर को अच्छी तरह पता होता है ना कि उसकी इनकम क्या है, उसने क्या खरीदना है और उसका सेटिस्फेक्शन लेवल क्या होगा। सो वो कहते हैं कि इस सिचुएशन में ही वांट्स टू मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फेक्शन। नंबर सेकंड है रैंकिंग ऑफ यूटिलिटी। जैसे कि ये थ्योरी ने रिजेक्ट कर दिया फिजिकल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी और उन्होंने कहा कि ये जो है ये रैंक करती है, आपकी यूटिलिटी को हम रैंक कर सकते हैं लेकिन हम उसको फिजिकली या क्वांटिटेटिवली सॉल्व नहीं कर सकते। इसका मतलब कंज्यूमर कैन एक्सप्रेस हिज प्रेफरेंसेस फॉर 2 बंडल ऑफ कमोडिटीज़ विच गिव हिम इक्वल मोर और लेस सेटिस्फेक्शन। ये इसकी सेकेंड हो गई। एंड थर्ड वन थी टू कमोडिटीज़ मॉडल। कार्डिनल अप्रोच में कहा गया कि यूटिलिटी डिपेंड्स अपॉन वन गुड। इसमें हम अगर आपको याद हो तो यूटिलिटी इज़ द फंक्शन ऑफ क्यू, कहाँ वहाँ पे क्या था, या सिंगल गुड की बात की गई थी। लेकिन जब हम ऑर्डिनल अप्रोच की बात करते हैं तो दिस सेट के utility depends upon 2 commodities or 2 commodity bundles. As you can say, utility is the function of x and y, utility is the function of a and b, utility is the function of c or d, just two goods. कार्डिनल ने क्या कहा कि utility depends upon one good। यहाँ पे बात की उन्होंने कहा नहीं, depends upon 2 goods, bundle of 2 goods की, ठीक है। एंड उसके बाद जो हमारे पास फोर्थ आ जाती है वो गुड्स आर डिविजिबल। अगर आपको याद हो तो कार्डिनल अप्रोच में हमने पढ़ा था, एज्यूम किया था उसके assumptions में कि गुड्स आर डिविजिबल इनटू स्मॉलर यूनिट्स, ठीक है। लेकिन इसके अकॉर्डिंगली क्या कहते हैं कि कंज्यूमर्स जो है वो अपनी सेटिस्फैक्शन की अगर कोई चीज़ लेने जाता है तो उसकी हाफ या क्वार्टर जो यूनिट्स हैं दोनों कमोडिटीज़ की वो ले सकता है डिफरेंट कॉम्बिनेशन से। फॉर एग्जांपल कि आजकल जैसे फ्रूट्स हैं उसके पास 500 है, 500 में वो डिफरेंट कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। अगर 2 फ्रूट्स हैं, मैंगो आजकल इन है या फिर प्लम, तो वो क्या करेगा कि अपनी अकॉर्डिंगली अपनी सेटिस्फेक्शन के अकॉर्डिंगली या तो वो 3 kg वो ले लेगा, मैंगोस ले लेगा, या फिर वो क्या करेगा कि प्लम का कुछ कम ले लेगा। सो उसने कहा कि जो बेसिक का मतलब है कि उसने कहा कि कंज्यूमर कैन आल्सो कीप हाफ एंड क्वार्टर यूनिट्स ऑफ 2 गुड्स ऑफ इन द कॉम्बिनेशन ऑफ 2, डिफरेंट कॉम्बिनेशन बना लेगा कि 2 किलो आम ले लेगा, ठीक है, 2 किलो वो ले लेगा, या फिर 1 kg वो प्लम ले लेगा और 2 kg या 2.5 kg वो क्या ले लेगा, मैंगो ले लेगा। ये बेसिक आइडिया था इसका एजम्पशन का। उसके बाद उसने बात की है प्रेफरेंसेस एंड डिसप्रेफरेंसेस की बात की है। उसने कहा कंज्यूमर जो है पोजेस करते हैं प्रेफरेंस और डिसप्रेफरेंस को। फॉर एग्ज़ाम्पल कि वो अपनी प्रेफरेंस लेवल शो कर सकते हैं। अगर उसको 2 गुड्स या 2 कॉम्बिनेशन गुड्स का दिया जाए तो वो फिर प्रेफर करेगा जो वो लेना चाहता है।
फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको प्रेफरेंस दूँ, अगर मैं आपको टू कमोडिटी बंडल्स दूँ कि आप ऐसे करें, या तो फर्स्ट बंडल में आपको कहूँ कि यू कैन हैव अ हाउस एट सम हिली एरिया, और ठीक है, ये एक कमोडिटी होगी। एंड सेकंड में अगर मैं आपको कहूँ कि आप लोग किसी, आपको मैं एयर पोल्यूशन और नॉइज़ की दूँ, ठीक है, तो आप क्या करोगे? आप अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंगली लोगे ना, तो जो आपको सेटिस्फेक्शन देगी, ठीक है, जिससे आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगी। तो वो कहते हैं कि कंज्यूमर प्रेफरेंस शो विच कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स ही विशेस टू हैव, while his dispreference shows which commodity bundle he doesn't wish to have। एंड जस्ट लाइक मैंने आपको एग्जांपल दी, अगर मैं किसी को कहूँ कि एयर पोल्यूशन और नॉइज़ में से कौन सा लेंगे, तो ऑब्वियसली कोई भी नहीं लेगा। और अगर ऑन द अदर साइड इफ़ यू हैव बंडल जिसमें आपको कहा गया यू कैन हैव हाउस एट सम हिली एरिया, तो फिर आपकी प्रेफरेंस चेंज होंगी ना। तो ये प्रेफरेंस और डिसप्रेफरेंस की बात की गई है। यूटिलिटी बाय न्यू क्लासेस, ये सारी बातें हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जो थे वो कहते थे कि यूटिलिटी को कैन बी मेजर्ड इनटू नंबर्स। उन्होंने कहा कि इंस्टेड रिप्रेजेंटिंग यूटिलिटी इनटू नंबर्स इट कैन बी रैंक, कि हम प्रेफरेंस को रैंक करते हैं कि हमें फर्स्ट नंबर पे क्या चीज़ लेनी है। जब देखें हम कभी बाजार जाते हैं या कोई चीज़ लेने के लिए जाते हैं, तो यू मेक प्रेफरेंसेस कि सबसे पहले हमने ये चीज़ लेनी है, ये ज़्यादा ज़रूरी है, एंड आफ्टर दैट वी विल बाय दिस, एंड आफ्टर दिस। तो ये प्रेफरेंसेस आपकी शो करती हैं। और सेकंड जो बात की गई कि एडवांस एनालिसिस जो शो करता है वो ये कंज्यूमर मस्ट सिंपली रैंक वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स इन टर्म ऑफ प्रेफरेंसेस, कि वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स को प्रेफरेंसेस में जो रैंक करना चाहिए। फॉर एग्जांपल उसने बात की यहाँ पे, अगर सैली है यहाँ पे उसको डिफरेंट हम बंडल्स दे दें और उससे बता दें कि उसकी प्रेफरेंस क्या है। अगर वो प्रेफर करेगी डिफरेंट प्रेफरेंस, उसको कॉम्बिनेशंस दिए जाएँ, तो वो फिर प्रेफर करती है कि उसको, क्योंकि वो ए को लाइक करती है तो वो क्या करेगी कि वो फिर एक ए बंडल लेगी, या फिर अगर बी को लाइक करती है तो वो बी बंडल लेगी, ठीक है। तो वो वाला बंडल लेगी जहाँ पे उसकी सेटिस्फेक्शन ज़्यादा होती है। सो शी विल चूज़ दैट, शी विल प्रेफर कि जहाँ पे उसको क्या है कि 4 यूनिट्स ऑफ उसको ए कमोडिटी की मिल रहे हैं टू 6 यूनिट्स ऑफ बी, ठीक है। तो ये बात की गई है कि उसकी एक बंदे की प्रेफरेंसेस किस तरह से होती हैं, उसको हम रैंक कैसे करते हैं। नेक्स्ट मूव ऑन टू the model consumer equilibrium model is based upon such ordinal utility ranking is called indifference curve analysis। और indifference curve analysis के में क्या है कि इसमें 2 elements होते हैं, budget line होती है and indifference curves होते हैं। अब हम indifference curve और budget lines को पढ़ेंगे। indifference curve क्या होती है? It is a curve which shows different combination of two commodities like A and B which give a consumer an equal level of satisfaction। Let's suppose कि आपके पास 2 commodity bundles हैं like A और B। A में आपके पास क्या है, पिज़्ज़ा है, एंड B में क्या है, बर्गर है। दोनों आपको equal satisfaction देंगे। तो आप क्या करोगे कि अब वो ये जो इंडिफरेंस कर्व है ये शो करती है। ये मैंने आपको एग्जांपल दिया है, पिज़्ज़ा एंड बर्गर, यू हैव 2 commodities like A and B, ठीक है, बंडल्स हैं। इट इज़ अ कर्व शो डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ 2 commodities like A and B विच गिव अ कंज्यूमर इक्वल लेवल सेटिस्फेक्शन, यानी A और B का बंडल जो है वो एक कंज्यूमर को इक्वल सेटिस्फेक्शन दे, ठीक है। और इसके अलावा एक और डेफिनेशन है कि इंडिफरेंस कर्व इज़ द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स इन कमोडिटी स्पेस दैट आर इक्वली अट्रैक्टिव टू कंज्यूमर्स, ओके। इसकी एक और डेफिनेशन भी है, इंडिफरेंस कर्व इज द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स इन द कमोडिटी स्पेस दैट आर इक्वली अट्रैक्टिव टू कंज्यूमर, एंड दिस इज द कंज्यूमर इज इंडिफरेंट बिकॉज any 2 commodity bundles that lie on the same indifference curve। इंडिफरेंस कर्व को हम IC से भी रिप्रेजेंट करते हैं। हम इसको X एंड Y भी, अच्छा ये A एंड B की जगह X एंड Y भी हो सकता है, C एंड D भी हो सकता है। इट कैन बी एनी कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट कमोडिटीज़, ठीक है। और K जो है वो सेटिस्फेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और A एंड B कमोडिटीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कमोडिटी बंडल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब हम इसको टेबल और डायग्राम की मदद से ना एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले टेबल देखते हैं। एक टेबल है हमारे पास जिसमें बंडल्स दिए गए हैं ABCD and E। ये मेरे पास नोट्स पड़े हुए थे मेरे मास्टर्स के, और मैं वहाँ से आपसे लेके तो शो कर रही हूँ आपको, तो इसलिए थोड़ा सा ये ठीक नहीं हुआ, इसके कैप्चर हुई और एडिट नहीं सही हो सकी। कमोडिटी X है, कमोडिटी Y है, और मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ X एंड Y
इसका कॉलम है जो कि शो करता है चेंज इन वाई ड्यू टू चेंज इन एक्स, और फिर सेटिस्फेक्शन लेवल है विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय के। फॉर एग्जांपल बंडल ए है और उसमें कमोडिटी एक्स का 1 यूनिट है जबकि कमोडिटी वाई का 11 यूनिट्स है। इसको आप कमोडिटी ए एंड कमोडिटी बी भी लिख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि बी बंडल है, उसमें क्या है हमारे पास कमोडिटी एक्स के टू हैं यूनिट्स और वाई के हमारे पास 8 यूनिट्स हैं। जब हम इसको चेंज करेंगे, ये देखिए डी एक्स, जब इसमें हम 2 - 1 यानी चेंज इन एक्स क्या हो गया 1, और इसके बाद हम इसके बाद 11 - 8 करें तो क्या आ जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो 3 आ जाएगा। अब हम जब मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, आगे जाके इसके बारे में एक्सप्लेन करती हूँ। 3/1 इज इक्वल टू करेंगे तो 3 आंसर आएगा। इसका मतलब ये कि इसका सेटिस्फेक्शन लेवल है। लेट्स सपोज कि अगर सी बंडल है, सी बंडल में क्या है कि 3 कमोडिटीज़ एक्स की हैं और 6 कमोडिटीज़ वाई की हैं। अगर हम दोनों का डिफरेंस देखें, डी एक्स क्या है तो 1 हो जाएगा, यानी 3 - 2 करेंगे 1 आ जाएगा, और 8 - 6 करेंगे 2 आ जाएगा। अब 2 डिवाइड बाय हम 1 करेंगे, यानी डी चेंज इन एक्स डिवाइड बाई चेंज इन वाई, चेंज इन एक्स, तो फिर क्या होगा 2 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। 4 जो बंडल है दैट शोज 4 कमोडिटीज़ ऑफ एक्स एंड 5 कमोडिटीज़ ऑफ वाई। तो हमारे पास चेंज इन एक्स एंड चेंज इन वाई कितना है 1/1 हमारी सेटिस्फेक्शन लेवल, यानी सेटिस्फेक्शन हमारा सेम है। और ई जो है कमोडिटी उसमें है कि हमारे पास 5 ई बंडल में 5 कमोडिटीज़ एक्स की हैं एंड 4.5 कमोडिटीज़ वाई की हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे सब्स्टिट्यूशन 1/2 हो जाएगा, 1/2 क्योंकि बिकॉज 1/2 का इसको अगर हम 5 - 4/2 करेंगे तो क्या होगा 1/2 आ जाएगा, हमारे पास हाफ आ जाएगा, और ये 5 - 4 1 आ जाएगा, तो 1/2 आ जाएगा। सेटिस्फेक्शन लेवल सबका इक्वल है। अब हमने जो बंडल्स हमने ऊपर टेबल में एक्सप्लेन किए हैं उन बंडल्स को देखें, ए बी हमने बताया कि ए जो है उसमें क्या है, यहाँ पे ये हम लोग 11 किस बंडल्स जो है वो वाई की हैं और 1 बंडल एक्स का है, और उसके बाद 8 है, A2 एंड 8 का बंडल था, फिर हमारे पास 3 3 और 6 का था, 4 और 5 सब किसके सेटिस्फेक्शन। जब हमने इनको कंबाइन किया तो हमारे पास क्या आ गया, ये इंडिफरेंस कर्व आ गया, ठीक है। ये आपको नज़र आ रहा है ना, ये इंडिफरेंस कर्व आ गया। बाय कंबाइनिंग ऑल दीज बंडल्स बिकॉज दोज बंडल्स शो इक्वल लेवल सेटिस्फेक्शन, तो वी हैव इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व इज कंस्ट्रक्टेड विद द हेल्प ऑफ 2 गुड्स एक्स एंड वाई, जैसे आपको मैंने आपको पीछे शो कर दिया। एंड ईच पेयर प्रोवाइड इक्वल सेटिस्फेक्शन, ये भी बात होगी कि ईच पेयर प्रोवाइड जो है इन सब की सेटिस्फेक्शन लेवल सेम है, क्योंकि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सेटिस्फेक्शन लेवल को। एंड आफ्टर दैट पेयर्स दैट गिव मोर सेटिस्फेक्शन विल बी अबव आईसी कर्व के। एक बात याद रखिएगा कि जो आपको बंडल्स या जो कॉम्बिनेशंस मोर सेटिस्फेक्शन देते हैं दे लाई अबव दिस कर्व, पर जो आपको कम सेटिस्फेक्शन देते हैं वो दे लाई बिलो दिस कर्व, ठीक है। ये चीज़ थी, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखिएगा। इसमें दैट सेटिस्फाइड पेयर्स आर बिलो द इंडिफरेंस कर्व एंड आईसी रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंडिफरेंस कर्व को, एंड पेयर्स दैट गिव मोर सेटिस्फेक्शन विल बी अबव इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस मैप, क्योंकि हमने प्रेफरेंस को शो करना, हाई प्रेफरेंस को शो करने की बात की है, डेफिनेशन क्या थी, डेफिनेशन यही थी ना, एन इंडिफरेंस कर्व इज अ कर्व विच शो डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कमोडिटीज़ लाइक एक्स एंड वाई विच गिव अ कंज्यूमर एंड इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। सो अगर हम इंडिफरेंस कर्व के बाद इंडिफरेंस मैप की बात करें तो इंडिफरेंस मैप इज़ अ सेट ऑफ इंडिफरेंस कर्व्स की सेट होता है इंडिफरेंस कर्व का। कर्व्स फर्दर देन फ्रॉम द रीजन इंडिकेट्स more high level of utility. Let me show you the diagram. In this figure, each curve on indifference curve show different level of utility. So हम कहेंगे कि जितना ये रीजन से दूर होगा उतना ही हमारा क्या है कि सेटिस्फेक्शन लेवल हाई रिप्रेजेंट करेगा। It means कि each curve to the right of our original curve reflects combination of A and B that yield more utility, यानी 1 की 2 की एंड 3 की जब हम बात करेंगे तो I1 से ज़्यादा I2 की है यूटिलिटी, ये ज़्यादा रिप्रेजेंट कर रही है, फिर उसके बाद I3 मोर रिप्रेजेंट कर रहा है सेटिस्फेक्शन को, एंड हाई जो हायर इंडिफरेंस का है I4 जो है ये हाई लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। Now we move to next slide.
जिसमें हम मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का पढ़ेंगे। याद है इस टेबल में हमने ये बात की थी कि मार्जिनल रेट सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्स एंड वाई क्या होता है, चेंज इन वाई ड्यू टू चेंज इन एक्स। ठीक है, तो हम लोग यही चीज़ अब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में कि रेट ऑफ एक्सचेंज बिटवीन टू कमोडिटीज इज कॉल्ड मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ओके, इसका मतलब है कि बाय मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन वी मीन हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी, फॉर एग्जांपल ए या बी की अगर हम बात करें, या चलें वाई एक्स की यहाँ पे हमने रिप्रेजेंट किया हुआ था, हम इस वाई एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। बाय मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन वी मीन हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी वाई द कंज्यूमर हैज़ टू फॉरगो to get an additional unit of commodity X, while the new combination of commodity X and Y yields the same level of satisfaction। इस टेबल में हमने बात की ना कि यहाँ पे उसके कमोडिटी X के कितने यूनिट्स थे, 1 थे, एंड वहाँ यहाँ पे 11 थे। फिर उसने क्या किया कि क्वांटिटी X के 2 यूनिट्स कर लिए जो सेकंड कॉम्बिनेशन था, और क्वांटिटी Y के वहाँ पे 8 कॉम्बिनेशन हो गया, मतलब 8 यूनिट्स ले लिया। ये एक सेकंड कॉम्बिनेशन हो गया। थर्ड कॉम्बिनेशन में क्या किया उसने कि कमोडिटी X के 3 यूनिट्स कर लिए, एंड यहाँ पे उसने Y के 6 यूनिट्स कर लिए। सो वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या है कि जिसमें हम यूनिट ऑफ कमोडिटी Y द कंज्यूमर हैज़ टू फॉरगो, कि अगर Y की मतलब X की एक एडिशनल यूनिट लेने के लिए वो जो Y को फॉरगो करता है, Y यूनिट्स को फॉरगो करता है, जबकि वो जो न्यू कॉम्बिनेशन बन रही है X एंड Y के, वो उसको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं। ठीक है, so we can say कि margin rate of substitution is also known as the slope of an indifference curve। जैसे कि डायग्राम में आपको बताया गया है, the slope between point A and B is calculated as, जो point A, slope between point A and B is calculated as margin rate of substitution X and Y। so we can say कि slope F and IC, let me show you one thing। देखिए स्लोप ऑफ एन आई सी, ये मैं आपको इसे परपेंडिकुलर, ये देखिए परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, तो क्या होगा, यानी हमारे बन जाएगा ये ए जी ओवर जी बी। सो इट इज़ इक्वल टू डी वाई एंड डी एक्स के। अगर हम वैसे लेंगे तो ओ वाई वन बन जाएगा, ये ओ वाई वन माइनस ओ वाई टू माइनस ओ वाई टू। ठीक है, एंड आफ्टर दैट ये क्या होगा, ओ एक्स वन, ये ओ एक्स वन एंड ओ एक्स टू इज इक्वल टू 11 माइनस 8, क्योंकि 11 कमोडिटीज़ भी यहाँ पे है, और माइनस 8 ये देखें सेकंड ये है, ओ वाई वन माइनस ओ वाई टू, ये बन रहा है ना, 11 से वो 8 पे है सेकंड कॉम्बिनेशन में। और जो फर्स्ट कॉम्बिनेशन जो ओ एक्स वन और माइनस ओ एक्स टू जो करेंगे हम, वो क्या करेंगे 1 माइनस 2, तो 3 इज इक्वल टू 3 ओवर माइनस 1 हो जाएगा हमारे पास, और हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो -3 आएगी। यहाँ पे जो ये हमारा स्लोप आ गया, -3 जो वैल्यू आई है हमारा स्लोप आ गया किसका, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का स्लोप। और या हम इसको ये कहते हैं कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की वैल्यू है -3 आई, या फिर हम इसको ये भी कहते हैं कि स्लोप है इंडिफरेंस कर्व का। जो नेगेटिव साइन है वो रिप्रेजेंट करते हैं कि इंडिफरेंस कर्व जो है वो नेगेटिवली स्लोप्ड है, और इसको हम इग्नोर करते हैं। जैसे अगर आपने इलास्टिसिटी, आपको याद हो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हम लोग उसको नेगेटिव साइन को इग्नोर करते हैं, एब्सोल्यूट पहले लिखते हैं। सो क्या वो कहते हैं कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन पॉइंट ए और बी इज़ 3, हम ये कैसे कहेंगे, या फिर हम इसको कहेंगे कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज़ 3। मार्जिनल रेट सब्स्टिट्यूशन पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। The physical rate of exchange between two commodities X and Y, या A and B, which we have given the name of marginal rate substitution, goes on to fall। जो हमने पीछे पढ़ा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, कि जो हमने कहा कि इंडिफरेंस कर्व का स्लोप होता है। हमने बात की कि डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं, कि अगर वो Y की एक लेना X की यूनिट लेना चाह रहा है तो Y को छोड़ना पड़ेगा, लेकिन सारे जितने भी कॉम्बिनेशंस वो बनेंगे उसके पास कमोडिटी मॉडल्स वो इक्वल लेवल सेटिस्फेक्शन देंगे। यहाँ पे बात करें कि फिजिकल रेट ऑफ एक्सचेंज बिटवीन टू कमोडिटीज X and Y विच गिव हिम we call the name marginal rate of substitution goes on to fall. Such tendency of falling marginal rate of substitution is called principle of diminishing marginal rate of substitution between X and Y,
और इसकी इस टेंडेंसी की वजह से इस मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की इस फॉलिंग टेंडेंसी की वजह से जो इंडिफरेंस कर्व हैं वो कन्वेक्स टू ओरिजिन होते हैं। या आपसे पूछा जा सकता है कि इंडिफरेंस कर्व वाई इंडिफरेंस कर्व इज कन्वेक्स टू द रीजन, तो आप ये कह सकते हैं कि फॉलिंग ड्यू टू फॉलिंग टेंडेंसी ऑफ मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जिसको हम कहते हैं कि डिमिनिशिंग मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन एक्स एंड वाई कहते हैं, इस टेंडेंसी की वजह से फॉलिंग टेंडेंसी ऑफ मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की वजह से इंडिफरेंस कर्व जो होते हैं कन्वेक्स टू द रीजन होते हैं। वंस अगेन मैं आपको रिवाइज कर देती हूँ कि फिजिकल रेट ऑफ एक्सचेंज बिटवीन टू कमोडिटीज़ एक्स एंड वाई विच इज़ गिवन द नेम ऑफ मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन गोज ऑन टू फॉल, और इस टेंडेंसी फॉलिंग दिस and because of falling tendency of margin rate of substitution, it is known as principle of diminishing margin of substitution। और इसको हम ये भी कह सकते हैं कि इसी वजह से फॉलिंग बिकॉज ऑफ सच टेंडेंसी जो इंडिफरेंस का होते हैं वो कन्वेक्स टू द रीजन होते हैं। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम पढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या है हमारे पास जी। बजट लाइन। बजट लाइन क्या होती है? ये तो हमें पता है कि इंडिफरेंस कर्व शो करता है डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स एक्स एंड वाई विच यील्ड एंड इक्वल लेवल सेटिस्फेक्शन। लेकिन यहाँ क्वेश्चन ये बनता है कि विच कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स अ कंज्यूमर कैन अफोर्ड टू परचेज, ठीक है। और इसका कंसर्न, दिस इज़ कंसर्न विच योर बजट कंस्ट्रेंट, प्राइस लाइन, बजट लाइन, क्योंकि हर कंज्यूमर का अपना एक बजट होता है, उससे हिसाब से वो सारी शॉपिंग करनी होती हैं, जो भी उन्होंने चीज़ें स्पेंडिंग जो भी करनी होती हैं उस हिसाब से करनी होती हैं। So budget line can be defined as it is a curve which shows different combination of two goods like X and Y which a consumer can purchase while the consumer's income, price of X or A, any commodity and price of other commodity are given। So यहाँ पे वो ये बात कर रहे हैं कि बजट लाइन जो है मोर टेक्निकली बजट कंस्ट्रेंट इसको भी हम कहते हैं, इसका शेड्यूल या कर्व है जो शो करती है वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्रोडक्ट्स विच अ कंज्यूमर कैन परचेज विद हिज मनी। तो यहाँ पे उसने एक बेसिक्स की डेफिनेशन दी है, और यहाँ पे जो आपको नज़र आ रहा है ए एक कमोडिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्राइस ऑफ ए इस कमोडिटी की प्राइस है, जबकि बी जो है वो अदर कमोडिटी है, प्राइस ऑफ बी इसकी रिप्रेजेंट कर रहा है, आई रिप्रेजेंट कर रहा है आपकी इनकम को, या हम इसको ये हमारे पास क्या आ जाती है, हम बजट इसको हम बजट लाइन इक्वेशन भी कहते हैं, ठीक है। टू कमोडिटीज़ हैं ए एंड बी, पी ए जो प्राइस ऑफ ए को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड पी भी प्राइस ऑफ बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और आई हमारी यानी कंज्यूमर, किसी भी कंज्यूमर की इनकम है, ये इनकम कंस्ट्रेंट है, ये बजट लाइन है। जैसे कि मैंने आपको लास्ट में स्लाइड में बताया कि ए प्राइस ऑफ ए प्लस बी प्राइस ऑफ बी इज इक्वल टू इनकम। लेट्स सपोज कि प्राइस ऑफ ए जो ए यूनिट है उसकी प्राइस $1.5 है और बी यूनिट की प्राइस जो है $1 है। इट मीन्स कि वो ए के पे क्या करेगा, ए के 8 यूनिट्स अगर लेगा तो अपनी इस इनकम इस तरह से स्पेंड कर देगा। उसकी टोटल जो इनकम आई जो रिप्रेजेंट हमने कहा बजट कंस्ट्रेंट वो $12 है। तो उसने अगर ए की सारी यूनिट्स ले ली और बी का कोई यूनिट लिया तब उसका क्या हुआ, टोटल एक्सपेंडिचर $12 हो गया। लेट्स सपोज कि अगर वो कहते हैं कि मैंने जो है 6 यूनिट्स ऑफ ए ले लेता है एंड 3 यूनिट्स ऑफ बी परचेज कर लेता हूँ, तभी हमारी इनकम जो है टोटल एक्सपेंडिचर 12 रहेगा। अगर वो कहते हैं कि नहीं 4 यूनिट्स ऑफ ए ले लेता हूँ, ठीक है, और 6 यूनिट्स ऑफ जो है वो बी ले लेता हूँ, तो क्या होगा, हमारा बजट टोटल जो स्पेंडिंग हुई वो 12 होगी। एंड सिमिलरली अगर वो बात कर यहाँ पे अगर देखा जाए तो वो 4 के बजाय 2 यूनिट्स ऑफ ए ले परचेज़ करता है और 9 यूनिट्स ऑफ बी परचेज़ करता है, तो फिर भी क्या है, वो उसको 12 यूनिट्स की स्पेंडिंग हुई। यानी उसने अपना ये डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनते हैं, जो उसकी इनकम है जो $12 हैं उसमें उसने डिफरेंट कॉम्बिनेशन है उसके पास कि जहाँ पे उसको सेटिस्फेक्शन ज़्यादा होगी, कम होगी या लेस होगी, वो परचेज़ करेगा, वो अपनी स्पेंडिंग इस लिहाज से करेगा जहाँ पे उसकी सेटिस्फेक्शन लेवल ज़्यादा होगी। तो डिफरेंट कॉम्बिनेशन हैं, ये हम ये भी कह सकते हैं कि डिफरेंट कर्व्स को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डिफरेंट उसकी सेटिस्फेक्शन लेवल को रिप्रेजेंट करेंगे। आगे डिटेल में इसको देखते हैं। जी ये बताया हुआ है कि अगर प्राइस किसी भी एक प्रोडक्ट की $1.5 है और बी की जो है वो $1 है, तो कंज्यूमर इस तरह से परचेज करेगा डिफरेंट कॉम्बिनेशन ए एंड बी, जो हमने डिफरेंट कॉम्बिनेशन पीछे देखे हैं टेबल में, और इस तरह से एक्सप्लेन करेगा कॉम्बिनेशन डिफरेंट टू परचेज कंज्यूमर कैन परचेज, और डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनेंगे जो कि कंज्यूमर परचेज कर सकता है। इस जो कॉम्बिनेशन हमने पीछे टेबल में डिस्कस किए हैं, हम इसको एक्सप्लेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। ये देखें हमारे पास है, हमने बात की कि अगर 12 यूनिट्स
और हमारी टोटल इनकम है और उसमें अगर 0.8 यूनिट्स जो हैं उसी के ले लेता है एक कमोडिटी के, तो क्या करेगा। ये बजट लाइन है जो हमने डिफरेंट कॉम्बिनेशंस अभी टेबल में डिस्कस की है, जिसमें हमने कहा ए प्लस बी प्राइस ऑफ बी इज इक्वल टू इनकम, हमारी टोटल इनकम थी। हमने डिफरेंट कॉम्बिनेशंस उसमें पढ़े थे, जिसमें हमने कहा था कि जो अगर वो ए के 8 यूनिट्स लेता है और बी के 0 यूनिट लेता है तो हमारी इनकम स्पेंडिंग क्या होगी, टोटल 12 होगी। ये देखें फर्स्ट कॉम्बिनेशन यहाँ से आ गया। एंड जो लास्ट हमारा जो कॉम्बिनेशन बना था वो ये था कि उसमें हमने देखा था कि कंज्यूमर के लिए जो कॉम्बिनेशन था वो उसमें 0 यूनिट ऑफ ए था और जो उसमें लिए थे बी के 12 यूनिट्स थे। तो ये वो जो लास्ट फर्स्ट वाला कॉम्बिनेशन एंड लास्ट कॉम्बिनेशन जो है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जो रिमेनिंग कॉम्बिनेशन थे जब वो उसने कहा कि 6 यूनिट्स ऑफ ए एंड 3 यूनिट्स ऑफ बी, फिर 4 यूनिट्स ऑफ, उसने कहा कि ए 4 यूनिट्स ऑफ ए एंड देन 6 units of B, similarly 2 units of A and 9 units of B and 0 units of A and 12 units of different combination हमारे पास आगे जो कि ये कर्व रिप्रेजेंट कर रही है। ये बात नोट करें कि रिस्ट्रिक्टेड नहीं है होल यूनिट्स ऑफ ए एंड बी के। जो एवरी पॉइंट है इन दिस ग्राफ रिप्रेजेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ ए एंड बी इंक्लूडिंग फ्रैक्शनल क्वांटिटीज़। ये हमने बात की कि हर जो पॉइंट वहाँ पे शो कर रहा है ये ग्राफ, वो क्या कर रहा है, डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। और स्लोप जो है बजट लाइन का उसको हम मेजर करते हैं एज ए रेशियो ऑफ प्राइस ऑफ बी टू प्राइस ऑफ ए। ठीक है, मोर प्रिसाइजली एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ, यानी प्राइस ऑफ बी डिवाइड बाई प्राइस ऑफ ए वी विल गेट क्या, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ स्लोप। ठीक है, ये हो गया हमारा बजट लाइन। हमने बजट लाइन को डिस्कस कर लिया। अब करेक्टरिस्टिक्स इसके हम बजट लाइन की बात करते हैं। देयर आर 2 करेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहले बात करते हैं इनकम चेंजेस एंड सेकंड वन इज़ प्राइस चेंजेस। इनकम चेंज होती है तब आपकी बजट लाइन चेंज होती है, प्राइस चेंज होती है कमोडिटीज़ की तब आपकी जो है ना वो बजट लाइन चेंज होती है। द लोकेशन ऑफ बजट लाइन वेरीज विद द मनी इनकम एंड इंक्रीज इन मनी। अब इनकम की वजह से आपकी जो बजट लाइन है उस पर क्या इफेक्ट आता है। अगर आपकी मनी बढ़ी है, अगर आपकी इनकम बढ़ी है मंथली, तो क्या होता है, आपकी जो बजट लाइन है वो राइट साइड पे शिफ्ट कर जाती है। ठीक है, और अगर आपकी मनी इनकम डिक्रीज़ हुई है तो आपके जो कर्व है बजट लाइन का वो लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करेगा। और इसी तरह से अगर प्राइस चेंज होती हैं तो फिर प्राइस चेंज का क्या इफेक्ट होता है बजट लाइन पे, वो देखते हैं कि जब किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस चेंज होती है तो उससे बजट लाइन आपका शिफ्ट करता है। अगर ये प्राइसेस जो हैं वो किसी ए एंड बी दोनों प्रोडक्ट की डिक्लाइन कर रही हैं तो आपकी जो रियल इनकम क्या होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से आपका जो कर्व है वो राइट साइड पे शिफ्ट हो जाता है। सिमिलरली अगर प्राइसेस बहुत कमोडिटीज़ की इंक्रीज़ हो जाती हैं तो क्या होगा, आपकी जो रियल इनकम है वो डिक्रीज़ होगी। उससे क्या होगा कि जो आपका बजट लाइन है वो कहाँ शिफ्ट होगा, वो लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करेगा। जैसे हमने कार्डिनल अप्रोच में बात की थी कि कंडीशंस होती हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को हमने डिस्कस किया था, इसी तरह से हम ऑर्डिनल अप्रोच में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ भी 2 कंडीशंस हैं। सबसे पहले एक नेसेसिटी कंडीशन है एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के लिए, एक सफिशिएंट कंडीशन है। अकॉर्डिंग टू नेसेसिटी कंडीशन है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ए डिवाइड बाई प्राइस ऑफ ए इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ बी और प्राइस ऑफ बी। यानी कंज्यूमर को जो है वो इसको हम यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन पोजीशन कहते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ए कमोडिटी डिवाइड बाई प्राइस ऑफ ए एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ बी प्राइस ऑफ बी। जबकि जो हमारे पास सेकंड सफिशिएंट कंडीशन है अकॉर्डिंग टू दैट आईसी मस्ट बी कन्वेक्स टू द रीजन। ठीक है, या फिर क्या होता है, ये जो कन्वेक्स टू द रीजन क्यों होते हैं, क्योंकि मार्जिनल टेंडेंसी ऑफ बिकॉज ऑफ फॉलिंग टेंडेंसी ऑफ मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की वजह से। ठीक है, तो ये 2 कंडीशंस हमने पढ़ी ऑर्डिनल अप्रोच में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के लिए। नंबर 1 जिसमें हमने कहा कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ए डिवाइड बाई प्राइस ऑफ ए एंड इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द प्राइस ऑफ बी, और दूसरा कि इंडिफरेंस कर्व जो है वो कन्वेक्स टू द ओरिजिन होने चाहिए। अब हम बट फाइनली कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की तरफ आते हैं, जिसमें या फिर हम इसको मैक्सिमाइजेशन ऑफ ऑर्डिनल यूटिलिटी भी कहते हैं। According to classical approach, consumer equilibrium when budget line is tangent to the highest possible indifference curve। हमने ये बात की थी ना कि जितना इंडिफरेंस का मैप अगर आपको याद हो तो जितना वो ओरिजिन से दूर होगा वो उतना हाईएस्ट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो उसने ये कहा है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में तब होता है जब बजट लाइन जो है हाईएस्ट पॉसिबल इंडिफरेंस कर्व की टेंजेंट होती है। अब हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ ए डायग्राम देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में है।
इसमें बताया गया है कि ये जो डायग्राम रिप्रेजेंट करती है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पोजीशन इज़ एट एक्स, कंज्यूमर जो है वो एट एक्स पे है, वेयर द बजट लाइन इज टेंजेंट टू इंडिफरेंस कर्व I3। ठीक है, ये I3 पे यहाँ पे हो रहा है इसका इक्विलिब्रियम। अब यहाँ पे देखेंगे वो कह रहे हैं कि जो ब्लैक बजट लाइन है वो यहाँ टेंजेंट है इंडिफरेंस कर्व I3 के। इसका मतलब कंज्यूमर यहाँ पे बाय करता है 4 यूनिट्स ऑफ ए एट $1.5, जबकि 6 यूनिट्स ऑफ वो बी ले रहा है एट $1 के, और जबकि उसकी टोटल मनी इनकम कितनी थी 12। और पॉइंट जी और वाई रिप्रेजेंट्स अटेनेबल कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी बट जी लेस यूटिलिटी। ये पॉइंट ए एंड बी जो हम, और फिर उसके बाद हम बात कर रहे हैं कि अगर वो हाईएस्ट इंडिफरेंस कर्व पे चला जाए I4 पे, लेकिन वहाँ पे वो आउट ऑफ बजट में आ जाता है, वो हमारी बजट लाइन वहाँ पे टेंजेंट नहीं है, इसलिए हम लोग क्या है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एट दिस पॉइंट एट पॉइंट एक्स। Point W we can say कि it would entail more utility than X because it require greater income than 12। सो वो क्या है कि हमारे बजट में नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया कि इसलिए दैट वो हमारा वहाँ पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम नहीं हो सकता, क्योंकि हमने बात की थी कि हमारी ए प्राइस ऑफ ए प्लस बी प्राइस ऑफ बी इज़ इक्वल टू आई, जो कि हमारे पास टोटल हमने क्या कहा था इनकम हमारी 12 है। सो ये 12, इसका मतलब है कि 12 से ज़्यादा इनकम है, और वो एक कंज्यूमर जिस कंज्यूमर की हम बात कर रहे हो उसकी जो मंथली इनकम या बजट इनकम टोटल उसका जो बजट था वो 12 नहीं था, वो 12 है, उससे ज़्यादा, ये उससे ज़्यादा को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एट पॉइंट एक्स पे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारी बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व आर टेंजेंट टू ईच अदर। ये एक और हमने बात की थी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम तब होता है when the absolute slope of budget line यानी price of A, price of B and so absolute of indifference curve and marginal rate of substitution is equal to derivative of Y divided by derivative is equal to derivative of Y divided by derivative of X के। नेक्स्ट स्लाइड जी, वही डायग्राम की बात करें कि पॉइंट X जो है वो ऑप्टिमल अटेनेबल कॉम्बिनेशन रिप्रेजेंट कर रहा है। जी, इसमें दोबारा से अगर हम देख लेते हैं, हम दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ आप लोगों के लिए। पॉइंट एक्स रिप्रेजेंट करें ऑप्टिमल अटेनेबल कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट ए एंड बी, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, और यहाँ पे टेंडेंसी रूल जो है इम्प्लाई होता है कि स्लोप ऑफ हाईएस्ट अटेनेबल इंडिफरेंस कर्व इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ बजट लाइन। और हम ये क्योंकि स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व रिफ्लेक्ट्स द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एंड द स्लोप ऑफ बजट लाइन विच इज़ PB/PA। सो कंज्यूमर ऑप्टिमल और इक्विलिब्रियम पोजीशन हमारे पास क्या होगी, जहाँ मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज इक्वल टू प्राइस ऑफ B एंड प्राइस ऑफ A होंगे। मैं इसको यहाँ शो कर देती हूँ, ये आपको शो हो रही होगी स्लाइड ये। सो आफ्टर डिस्कसिंग ऑप्टिमल अटेनेबल कॉम्बिनेशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ कंज्यूमर इन ऑर्डिनल अप्रोच, वी कैन से कि वी कैन डिराइव डिमांड कर्व विद द हेल्प ऑफ दिस अप्रोच। देखिए यहाँ पे अगर हम कहें कि प्राइस हमारे पास किसी कमोडिटी की, लेट्स सपोज हम डेरिवेशन ऑफ डिमांड कर्व की बात कर रहे हैं, तो अगर हम यहाँ पे कहें कि हम सपोज कर लेते हैं कि प्राइस जो है कमोडिटी ए की वो फिक्स्ड है, ठीक है, वो चेंज नहीं कर सकते, जबकि प्राइस ऑफ बी जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है, तो उससे क्या होगा, बजट लाइन क्या होगा आपका लेफ़्ट, क्योंकि जब आपका किसी भी, हमने पीछे बात पढ़ी है कि जब किसी कमोडिटी की प्राइस इंक्रीज़ होती है तो आपकी बजट लाइन में क्या होता है, डिक्रीज़ आता है, उसकी वजह से आपका जो है बजट लाइन शिफ्ट करती है लेफ़्ट साइड पे। तो क्या होगा, डिमांड का हम उस प्रोडक्ट की फिर हम डिराइव कर सकते हैं ना। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर आपकी प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज़ करती है फ्रॉम, जैसे हमने याद है टेबल में पढ़ा था कि $1 हमने प्रोडक्ट बी के लिए हमने जो मेंशन किया था कि वो $1 की है, और प्रोडक्ट ए जो थी वो हमने $1.5 की बात की थी। लेट्स सपोज कि हमने कहा कि ए की जो प्राइस है वो कांस्टेंट है, उसको हमने चेंज नहीं करना, वो 1.5 ही रहेगी, जबकि बी की प्राइस बढ़ जाती है या फ्रॉम $1 to $1.5, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन भी फिर चेंज हो जाएगा। तो ये चीज़ यही रिप्रेजेंट कर रही है, क्योंकि जब आपका बजट लाइन लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट होगी, देखिए लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट हो रही है ना, और यहाँ पे x है और यहाँ पे फिर आपका बजट लाइन भी शिफ्ट हो जाएगा, यानी इट विल मूव फ्रॉम x to x डैश यहाँ पे आ जाएगा। एंड क्वांटिटी ऑफ बी जो है डिमांड, वो पहले वो देखें पहले 6 थी और फिर उसकी डिमांड में क्या हो गई, डिमांड डिक्रीज़ हो गई, और यहाँ पे 3 यूनिट्स, पहले जो 6 यूनिट्स ले रहे थे अब वो 3 यूनिट्स ले लेंगे। सो वी कैन डिराइव
विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन डिराइव डिमांड कर्व फॉर बी। देखें वो पहले 6 यूनिट्स था जब यहाँ पे $1 थी प्राइस कमोडिटी बी की, लेकिन जैसे उसकी कमोडिटी की प्राइस बढ़ी आपकी बजट लाइन यहाँ से शिफ्ट होके 12 से शिफ्ट होके यहाँ पे कम होगी, यानी 0 and 8 पे आ गई, और आपकी जो कमोडिटी और उसके साथ आपका जो इक्विलिब्रियम लेवल था वो भी चेंज हुआ, फ्रॉम x to x0 पे आ गया, और इट मीन्स कि यहाँ पे वो 3 यूनिट्स बाय कर रहा है। तो हमारे पास नेगेटिव डिमांड कर्व ऑफ प्रोडक्ट बी की हमने डिराइव कर ली। सो ये आज का लेक्चर था हमारा। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आई, आपको पॉइंट क्लियर नहीं है, वी कैन डिस्कस इट इन जूम क्लास, या फिर आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। और जो आज का लेक्चर था ये बेस कर इस मटेरियल मैंने लिया था मैकडॉनल्ड ब्रू एंड फ्लिंट से, और ये चैप्टर नंबर 7 है, ठीक है, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर चैप्टर नंबर 7। आई होप कि आप इसको सुनेंगे, और जो चीज़ आपको समझ नहीं आए काइंडली आप वो पॉइंट नोट डाउन कर लें ताकि हम उसको डिस्कस कर सकें। ओके, थैंक यू सो मच क्लास, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।